जॉब करने वाली देवरानी से अच्छी हाउसवाइफ जेठानी की रसोई। सुबह सुबह का समय है। देवेश हॉल में बैठा अखबार पढ़ रहा है। तभी रंजना वहां आती है और देवेश से कहती है, आज तो किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आज कुछ स्पेशल बन रहा है। रंजना की बात सुनकर रंजना की बेटी कुसुम कहती है, माँ आज ही क्या, हमारे यहाँ तो हर दिन ही भाभी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। वैसे मैं रसोई में जाकर देख कर आती हूँ कि भाभी क्या बना रही है। ऐसा कहकर कुसुम रसोई की तरफ चली जाती है। तब देवेश कहता है, अरे भाई, खाने की खुशबू से तो भूख लग गई है। तभी हिमेश और करण भी वहां आ जाते हैं और करण कहता है, माँ लगता है भाभी आज कुछ बहुत स्वादिष्ट खाना बना रही हैं, खुशबू यहाँ तक आ रही है। दूसरी तरफ कुसुम रसोई में जाती है तो देखती है कि बबीता गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े छान रही होती है। कुसुम एक पकौड़ा उठाकर खाते हुए कहती है, वैसे भाभी पकौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसके सिवा आपने और क्या क्या बनाया है? कुसुम मैंने लौकी का रायता, बघारे चावल, दाल तड़का, ये सब कुछ बनाया है। खाना लगभग तैयार है, तुम सभी लोगों को डाइनिंग टेबल पर बुला लो, मैं खाना लगा देती हूँ। तभी कुसुम वहां आकर सभी से बोलती है, माँ भाभी ने नाश्ता लगा दिया है, वो सभी को बुला रही हैं। अब सभी लोग नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। नाश्ता देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब बबीता कहती है, माँ पिताजी आप सभी लोग नाश्ता कीजिए और खास तौर से ये गोभी के गरम गरम पकौड़े खाइए और मुझे बताइए कैसे बने हैं। सभी लोग गोभी के गरम गरम पकौड़े खाते हैं और फिर बाकी का नाश्ता भी करते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। तभी कुसुम कहती है, भाभी गोभी के पकौड़े तो लाजवाब बने, इसको मेरे टिफिन में जरूर रखना। फिर बबीता सभी को उनका टिफिन देती है। हिमेश और करण टिफिन लेकर ऑफिस चले जाते हैं और कुसुम भी कॉलेज चली जाती है। बबीता सारे घर को बहुत अच्छी तरह संभाल रही थी। रोज वो सुबह उठकर सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। सभी को खाना खिलाने के बाद वो घर की साफ सफाई करती है। फिर दोपहर में सभी के कपड़े धोती है और रात को खाना बनाती है। किसी को बबीता से कोई शिकायत नहीं थी। तभी एक दिन शाम को हिमेश बबीता से कहता है, बबीता आज मेरा कोई पार्सल आया था क्या? हाँ आया तो था और इंग्लिश में बोल रहा था, इसीलिए मैंने पार्सल नहीं लिया और वापस कर दिया। यह सुनकर हिमेश गुस्सा होते हुए कहता है, बबीता मेरा इतना इंपॉर्टेंट पार्सल था वो, और तुमने उसे लिया नहीं बल्कि वापस कर दिया। अरे अगर इंग्लिश नहीं आती तो कम से कम साइन करके पार्सल तो ले लेती। तुम तो सचमुच एक नंबर की गवार हो। यह सुनकर बबीता रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी देवेश कहता है, अरे हिमेश बेटा, तुझे बहू पर इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, तेरे पिताजी सही कह रहे हैं। और वैसे भी बबीता बहू में 36 के 36 गुण हैं, बस पढ़ना लिखना ही नहीं आता उसे। माँ कितनी बार कहा है भाभी से कि इंग्लिश की क्लास ले लो, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो, लेकिन वो है कि ध्यान ही नहीं देती। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन शाम को सभी लोग बैठे बातें कर रहे थे। तभी करण वहां आता है तो रंजना उसे एक तस्वीर दिखाकर कहती है, अरे करण बेटा, तेरे ही बारे में बात कर रहे थे। हाँ जरा ये तस्वीर तो देख। इस लड़की का नाम शोभना है, बहुत अच्छी लड़की है और पढ़ी लिखी भी है। तुझे पसंद आ जाए तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। तभी करण वहां बैठ जाता है और उस लड़की की तस्वीर को सामने से हटाते हुए कहता है, माँ पिताजी मुझे बहुत दिनों से आप लोगों से एक बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? दरअसल पिताजी मैं अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद करता हूँ। उसका नाम चेतना है। वो बहुत अच्छे घर की लड़की है और दिखने में भी बहुत सुंदर है और वो भी मुझे पसंद करती है। आप लोग उससे एक बार मिल लो, मैं शादी उसी से करना चाहता हूँ। भैया ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने लड़की पहले से पसंद कर रखी है। बस मुझे एक बात जाननी है कि वो भाभी की तरह अनपढ़ तो नहीं है ना? नहीं कुसुम, वो मेरे साथ जॉब करती है। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। हम कल ही उस लड़की के घर चलते हैं और रिश्ता पक्का करते हैं। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी बबीता वहाँ चाय लेकर आती है और कहती है, जरा मुझे भी बताइए कि क्या बातें हो रही हैं। भाभी आपके लिए देवरानी लाने की बात चल रही है। तभी कुसुम बबीता को सारी बातें बताती है। ये सुनकर बबीता भी बहुत खुश होती है। अगले दिन सभी लोग चेतना के घर जाते हैं। चेतना सभी के लिए चाय लेकर आती है। सभी को चेतना बहुत पसंद आती है और इस तरह चेतना और करण का रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों घर में शादी की तैयारियां होने लगती हैं। एक दिन बबीता खाना बना रही थी। तभी कुसुम वहां आती है और कहती है, भाभी जल्दी करो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है और भैया भी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ कुसुम, आज ठंड की वजह से उठने में थोड़ा लेट हो गई थी, इसीलिए देर हो गई। बस मैं जल्दी से नाश्ता लगा देती हूँ। कुसुम वहां से चली जाती है और बबीता जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगती है। साथ ही मन में सोचती है, कुछ दिनों में देवरानी जी भी आ जाएंगी, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और फिर काम में देर भी नहीं होगी।
बबीता जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती है और सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं और फिर हिमेश और करण टिफिन लेकर वापस ऑफिस चले जाते हैं और कुसुम कॉलेज चली जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और करण की चेतना के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर चेतना से बातें कर रहे थे, तभी रंजना कहती है, बहू, इस घर को अभी तक बबीता अकेले ही संभालती आई है। अब तुम दोनों को मिलकर इसे संभालना है, इसीलिए तुम सब कुछ बबीता बहू से सीख लेना। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देवरानी जी को सब कुछ समझा दूंगी। ये सुनकर चेतना मन ही मन सोचती है, भला मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, अब क्या मुझे इस गंवार से सीखना होगा। खैर, बोलने दो इन्हें, मैं तो वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। अगले दिन सुबह रंजना चेतना के कमरे में एक साड़ी लेकर जाती है और उसे देते हुए कहती है, बहू, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ, इसे पहनकर जल्दी से तैयार होकर रसोई में चली जाओ और सभी के लिए खाना बना ले, और हाँ, साथ में कुछ मीठा जरूर लेना। जी माँ जी। ऐसा कहकर चेतना साड़ी ले लेती है और अपनी सास के कमरे से जाने के बाद चेतना साड़ी को बेड पर फेंकते हुए अपने आप से कहती है, अब क्या मैं उस अनपढ़ गंवार की तरह साड़ी पहनकर रहूंगी? माय फुट। अब चेतना एक मॉडर्न वन पीस पहनकर तैयार हो जाती है और फिर रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी जेठानी चाय बना रही थी। उसे देखकर चेतना मन में सोचती है, हे भगवान, अब मुझे इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, अपनी जेठानी को बेवकूफ बनाकर उसी से खाना बनवा लेती हूँ। यही सोचकर चेतना अपनी जेठानी के पास जाती है। तभी बबीता उसे देखकर कहती है, देवरानी जी, आ गई आप? आज आपकी पहली रसोई है, मैंने सब कुछ निकाल कर रख दिया है और चाय मैंने खुद बना ली है, तो बाकी का खाना आप बना लीजिए। ये सुनकर चेतना बहुत उदास हो जाती है। तब बबीता कहती है, क्या हुआ देवरानी जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बताऊं भाभी, मैंने अपने घर पर कभी काम नहीं किया। माँ जी ने मुझे कहा कि मैं पहली रसोई का खाना बना लूं, लेकिन सच बताऊं तो मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। अब तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। प्लीज भाभी, आप मेरी मदद करो ना, आप खाना बना दो। अरे देवरानी जी, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं खाना बना देती हूँ और आप खाने को हाथ लगा देना। इस तरह आपका शगुन भी हो जाएगा और आपको डांट भी नहीं पड़ेगी। अब चेतना स्लैब पर बैठकर वहां रखे लड्डू खाती है और साथ में मोबाइल चलाती है। थोड़ी देर बाद जेठानी के कहने पर वो सब्जियां काट देती है और खाने में चम्मच चला देती है। इस तरह बबीता सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। चेतना सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाकर चेतना की तारीफ करते हैं। तभी रंजना कहती है, अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ बहू, हमें तो लगा था तुम शहर की हो, पता नहीं तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं, लेकिन तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। यह सुनकर चेतना भी बहुत खुश हो जाती है। तभी रंजना कहती है, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ कि मेरी दो बहुएं हैं, दोनों ही मिलकर घर संभाल लेंगी। जी माँ जी। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगले दिन भी चेतना रसोई में जाती है और बबीता से कहती है, बबीता भाभी, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ, प्लीज खाना आप ही बना लो, वैसे भी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ठीक है चेतना, तुम सब्जियां काट लो, तब तक मैं चाय बनाकर सभी को दे देती हूँ। अब बबीता चाय छानकर सभी को चाय देने के लिए जाती है। थोड़ी देर बाद रसोई में वापस आती है। चेतना सब्जियां काट रही थी, बबीता सारे बर्तन धोती है, उसके बाद आटा गूंथती है और फिर सब्जी, रोटी, दाल, चावल बनाकर तैयार कर देती है। चेतना नाश्ता लगा देती है। ये देखकर रंजना कहती है, कितना अच्छा लग रहा है, मेरी दोनों बहुएं साथ में मिलकर काम कर रही हैं। रंजना जी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, खाना भी दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा बनाया है। और इस तरह सभी लोग तारीफ करते हुए खाना खा लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चेतना रात को करण से कहती है, करण, कल से मेरी छुट्टियां खत्म हो रही है और मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। तुमने माँ जी और बाकी लोगों को बता दिया है ना कि मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करूंगी? नहीं चेतना, घर में इतनी खुशी का माहौल था, इसलिए मैंने बताना ठीक नहीं समझा। कल तुम तैयार हो जाना, मैं सबको बता दूंगा। अब दोनों सो जाते हैं। अगले दिन चेतना सुबह उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। इधर चेतना को रसोई में न देखकर रंजना बबीता से कहती है, क्या बात है बबीता बहू, आज चेतना बहू रसोई में नहीं आई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, रोज तो आ जाती है, आज नहीं आई। ऐसा करती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ। तभी वहाँ पर चेतना ऑफिस की ड्रेस में रेडी होकर आ जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि अब मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं और आज से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। ये सुनकर रंजना और बबीता दोनों चौंक जाती है। तब रंजना कहती है, बहू, तुमने तो हमें बताया ही नहीं था कि तुम शादी के बाद भी जॉब करोगी। माँ जी, करण को सब कुछ पता है, करण ने आप लोगों को नहीं बताया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भाभी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, अगर कुछ नाश्ता हो तो प्लीज मुझे दे दो। हाँ हाँ चेतना, तुम डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ।
अब बबीता सभी के लिए नाश्ता लगाती है। तब तक करण भी तैयार होकर आ जाता है। करण और चेतना जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद रंजना कहती है, सोचा था कि चेतना बहू के आने के बाद बबीता बहू को थोड़ा आराम मिलेगा और दोनों बहुएं मिलजुल कर काम किया करेंगी, लेकिन अब अगर चेतना बहू ऑफिस जाएगी तो बबीता बहू को सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा और ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? जब चेतना नहीं आई थी तब भी तो घर का सारा काम मैं संभाल लिया करती थी ना, और वैसे भी ऑफिस से आने के बाद चेतना मेरी खुद ही मदद करेगी, आप परेशान मत हो। माँ, बबीता सही कह रही है। वैसे भी वो पढ़ी लिखी है, शादी के पहले भी जॉब करती थी। वो तो अब वो घर में थोड़ी ना बैठेगी, करने दो ना उसे जॉब। तभी हिमेश भी अपना टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। अब बबीता सारे बर्तन लेकर रसोई में जाती है। पहले वो बर्तन धोने के लिए नल चालू करती है, फिर ठंडे पानी से बर्तन धोते हुए कहती है, हाँ, पानी तो इतना ठंडा हो रहा है जैसे कि सारी ठंड इस पानी में आ गई हो। ऐसा करती हूँ, जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ, फिर छत पर जाकर थोड़ी देर धूप सेक लूंगी। अब बबीता जल्दी जल्दी बर्तन धोती है और रसोई की साफ सफाई करती है। उसके बाद घर के बाकी काम निपटा कर वो छत पर धूप सेकने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद रंजना भी धूप सेकने छत पर आ जाती है। सास बहू धूप सेक रही थी कि तभी पड़ोसन आशा अपनी छत पर आती है और कहती है, रंजना बहन, दोनों सास बहू धूप सेक रही हो, लगता है घर का सारा काम खत्म हो गया है। हाँ आशा बहन, बहू ने सारा काम निपटा लिया है, बस इसीलिए धूप सेकने छत पर चले आए। अब तो तुम्हारी दो बहू हैं, दोनों मिलकर काम संभाल लेती होंगी और बबीता को अकेले सारा काम नहीं करना पड़ता होगा, वरना पहले तो बेचारी सारा काम अकेले ही किया करती थी। आशा की बात सुनकर रंजना कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब रोज चेतना सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और शाम को ऑफिस से आकर अपने कमरे में आराम करती है। फिर खाना खाने के समय पर वो डाइनिंग टेबल पर आ जाती है और खाना खाकर फिर से वापस अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी बबीता रसोई में सारा काम अकेले करती है। ये देखकर रंजना को बहुत बुरा लगता था। एक दिन रंजना चेतना से कहती है, चेतना बहू, मैं देख रही हूँ कि तुम रोज सुबह उठकर ऑफिस चली जाती हो और बबीता बहू को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। शाम को भी तुम ऑफिस से आकर अपने कमरे में चली जाती हो और बेचारी बबीता बहू अकेले सारा काम करती है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि जेठानी जी अकेले सारा काम करती हैं, लेकिन मैं अपना ऑफिस तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। बहू, मैंने तुम्हें तुम्हारा ऑफिस छोड़ने के लिए नहीं कहा है। तुम ऐसा करो कि सुबह का नाश्ता और टिफिन बनाकर ऑफिस जाया करो, बाकी का काम बबीता बहू खुद ही कर लेगी। ठीक है माँ जी, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो कल से मैं नाश्ता बनाकर ही ऑफिस जाया करूंगी। अगले दिन चेतना उठती है और रसोई में जाती है। वो जल्दी से आटा गूंथकर कुछ रोटियां बनाती है और साथ ही टमाटर की चटनी बना देती है। फिर वो टमाटर की चटनी और रोटी के साथ चाय और ब्रेड डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और कहती है, माँ जी, मुझे ऑफिस जाना था, इसीलिए जल्दी में मुझसे इतना ही बन पाया। मुझे देर हो रही है, मुझे भी तैयार होना है। आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मैं रेडी होकर आती हूँ। ऐसा कहकर चेतना अपने कमरे में चली जाती है। नाश्ता देखकर देवेश कहता है, अरे ये कैसा नाश्ता बना दिया है? टमाटर की चटनी और रोटी नाश्ते में कौन खाता है? बबीता भाभी तो कितना अच्छा नाश्ता और खाना बनाकर हमें दिया करती थी। मैं आज ये नाश्ता अपने कॉलेज लेकर नहीं जाऊंगी, मैं रास्ते से ही कुछ पैक करा लूंगी। ऐसा कहकर कुसुम गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। तब हिमेश कहता है, माँ, पिताजी, आज तो हम सब ये नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन कल से ऐसा नहीं चलेगा। अगर उसे ऑफिस जाना है तो थोड़ा जल्दी उठकर मैनेज करना पड़ेगा। हाँ बेटा, मैं उसे समझा दूंगी। आप कहें तो मैं कुछ बनाकर ला दूं? नहीं बहू, तुम भी अकेले कितना काम करोगी, रहने दो, अभी तो हम यही खा लेंगे। अब सभी लोग नाश्ता करते हैं। खाना खाने के बाद बबीता रसोई में जाती है तो देखती है कि सारी रसोई बिखरी पड़ी हुई थी। डिब्बे नीचे रखे हुए थे, कचरा जमीन पर पड़ा हुआ था और बर्तन भी यहाँ वहां बिखरे पड़े थे। ये देखकर बबीता अपने आप से कहती है, हे भगवान, देवरानी जी ने खाना कम बनाया और रसोई ज्यादा गंदी की है। इसे साफ करने में तो मुझे पूरा 1 घंटा लग जाएगा। तभी रंजना भी रसोई में आती है और वो भी रसोई को इतना बिखरा हुआ देखकर परेशान हो जाती है और कहती है, बाप रे, इस लड़की ने किचन कितना गंदा कर रखा है। बबीता बहू, तुम तो ये सब रहने दो, शाम को चेतना आएगी तो खुद ही साफ करेगी। नहीं माँ जी, चेतना ऑफिस से आकर काफी थक जाती है, मैं साफ सफाई कर लेती हूँ और चेतना से कह दूंगी कि अगली बार वो थोड़ा ध्यान से काम करे ताकि रसोई इतनी गंदी ना हो। अब बबीता रसोई की सफाई में लग जाती है। सबसे पहले तो वो सारे गंदे बर्तन सिंक में डालती है, उसके बाद रसोई का स्टैंड पोंछती है, फिर गैस साफ करती है और अंत में पोछा लगाकर रसोई को साफ करती है। शाम हो जाती है और चेतना ऑफिस से घर आती है। घर आती वो सामने बैठी हुई बबीता से कहती है, बबीता भाभी, आज ऑफिस में काम ज्यादा था तो मैं बहुत थक गई हूँ। प्लीज मुझे एकदम गर्मा गर्म कॉफी मिलेगी क्या? प्लीज मेरे रूम में पहुँचा दो। ऐसा कहकर चेतना अपने कमरे में चली जाती है। बबीता कॉफी बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और ये देखकर देवेश कहता है, देख रही